नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। अपन ने तीन पेपर सॉल्यूशन में तीन पेपर पढ़ लिए हैं। जूनियर अकाउंटेंट के तीनों पेपर थे। आज का पेपर है पटवारी एग्जाम का। पटवार एग्जाम 2015 का जो प्री का पेपर था उसका पेपर है। अधीनस्थ बोर्ड ने पटवार का ये पहला ही पेपर करवाया था। ये पेपर आज हल करेंगे। प्री के पेपर में गणित के 45 प्रश्न आए थे। उस 45 में से 22 प्रश्न आज हल करेंगे, 23 प्रश्न अगली क्लास में, कि एक क्लास एक घंटे में 20 से 25 प्रश्न ही कर पाते हैं। तो आज की क्लास के प्रश्न 22 प्रश्न इसमें हल कर लेंगे, बाकी के 23 कल की क्लास में आगे हल कर लेंगे। पटवार परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पटवार ग्राम सेवक जो भी अधीनस्थ बोर्ड पेपर करवाता है उन सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हूबहू प्रश्न कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आप पिछले 3 पेपरों में देख चुके हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जो वापस आए। एक प्रश्न तो ऐसा था जो तीनों ही पेपरों में आया था, बहुलक वाला सूत्र 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, तीनों ही पेपर में आया था। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो हूबहू रिपीट होते हैं। तो परीक्षा में आए हुए प्रश्न अपने को सीधे सीधे आने चाहिए। चलो आज की क्लास के प्रश्न हल करते हैं। कैसे कैसे प्रश्न हैं, किस प्रकार हल करने। पहला ही प्रश्न बहुत तगड़ा हार्ड प्रश्न है। ये जो पहला प्रश्न दिया गया है काफी हार्ड प्रश्न है। x का मान दिया है 2 प्लस रूट 3, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन रूट एक्स ज्ञात करेंगे। तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3, ये होगा। x का जब वर्गमूल करेंगे तो x का वर्गमूल 2 प्लस रूट 3 और इसका वर्गमूल, इस तरीके से। अब इस प्रश्न में जब ये रूट एक्स ये है, अब आपको इसको वर्गमूल को हटाना है। बड़ी समस्या इस तरह की आती है कि जब वर्गमूल के अंदर इस प्रकार की संख्याएं लिखी हो और ये वर्गमूल हटाना कैसे होता है, तो इसके लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाना होता है। इस 2 के टुकड़े करेंगे, 1/2 प्लस 3/2, ये डेढ़ डन आधा, ये हो गया 2, और इसके साथ में ये है रूट 3। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र कैसे लगेगा। ये 1/2 का स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट और इसका स्क्वायर, प्लस ये रूट 3/2 और इसका स्क्वायर, प्लस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a, ए का मतलब 1/√2 गुणा बी रूट 3/√2। अब देखिए आप इसको रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, रूट 3 होना चाहिए, रूट 3 है। इस तरीके से टुकड़े किए गए। रूट 3 को ऐसे लिखा गया, ये 2ab हो गया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। जब इस प्रकार का आ जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसमें a का मतलब है 1/√2 प्लस b का मतलब है रूट 3/√2 और इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर के ऊपर रूट है, ये रूट है ही। अब ये होल स्क्वायर रूट घट जाएगा, मतलब रूट एक्स का मान आएगा 1/√2 प्लस रूट 3/2। जब इसका लसअप लेके जोड़ करेंगे तो रूट 2 लसअप आएगा, ये रूट 2 इधर 1 प्लस रूट 3, ये रूट एक्स का मान है। अभी केवल रूट एक्स का मान है, प्रश्न हल नहीं हुआ है। रूट एक्स का मान आएगा 1 प्लस रूट 3/√2। अब देखिए इसको हल कैसे करना। रूट एक्स प्लस 1/√x, ये रूट एक्स का मान है। 1/√x का मतलब 1 के बट्टे में यदि इसको लिखेंगे, 1 में किसी भिन्न का भाग दिया जाता है तो भिन्न को उल्टा लिखना है, इसको उल्टा लिख लेंगे। तो रूट एक्स का मान है 1 प्लस रूट 3/√2 प्लस इसका मान होगा रूट 2/1 प्लस रूट 3। किसी भिन्न का भाग जब 1 में दिया जाता है तो भिन्न को पलट कर लिख लीजिए या भिन्न को उल्टा लिख लीजिए, ये भिन्न को उल्टा लिखिए। ये कैलकुलेशन का प्रश्न है, सरलीकरण का प्रश्न है, इसको बीजगणित में नहीं लें। ये प्रश्न सरलीकरण का है, कैलकुलेशन का है, और हर परीक्षा के सिलेबस में इस प्रकार का प्रश्न बनता है, परीक्षक प्रश्न दे सकता है। अब इसमें जोड़ करनी है, जोड़ करेंगे तब लसअप लेंगे। रूट 2 1 प्लस रूट 3, ये दोनों संख्याएं लसअप आएगी। जब इसका रूट 2 का भाग देंगे 1 प्लस रूट 3 बचेगा, 1 प्लस रूट 3 का 1 प्लस रूट 3 से गुणा करना है, मतलब 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसका भाग देंगे 1 प्लस रूट 3 कट जाएगा, रूट 2 का रूट 2 से गुणा, रूट 2 का रूट 2 से गुणा कितना हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab जना 2 रूट 3
और प्लस ये 2 और बटे में ये √2 और ये 1 प्लस √3। अभी और आगे इसको हल करना है। ये 3 और 1 4, 4 और 2 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 2√3 और बटे में √2 1 प्लस √3। अब देखिए आपको संख्याएं कुछ कॉमन लेनी पड़ेगी। ऊपर 1 प्लस √3 बचे, इस तरह से लेना है। 1 प्लस √3 बचने के लिए आप पहले तो आप इन दोनों में देखें सीधा सीधा, तो √3 दोनों में ही है। 6 में √3 है और ये 2 √3 आप कॉमन ले सकते हैं। यदि 2 √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और उस 6 में से 2 चला गया 3 और फिर 1 प्लस √3। तो इन दोनों में से जो कॉमन लेंगे वो लेंगे 2 √3, ये 2 √3। अब देखिए 6 में से 2 √3 कॉमन आता है किस तरीके से। ये जो 6 है ये ऐसे है, 2 गुणा 3 है, 2 को आप √2 गुणा √2 भी लिख सकते हैं, तो √3 गुणा √3 भी लिख सकते हैं इसको। ये 6 था तो 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3 को आप 2 गुणा √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो इसमें से 2 √3 कॉमन ले लिया, 2 √3 कॉमन लेंगे तो शेष क्या बचेगा √3 और अगले में क्या बचेगा 1 और बटे में ये √2 और ये 1 प्लस √3। अब 1 प्लस √3, √3 प्लस 1, ये एक जैसे ही हैं, कट जाएंगे। 2 के अंदर √2 का भाग जाएगा √2 बार। ये जो 2 है इसको आप √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, गुणा में √3 है और बटे में √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा, √2 का √3 से गुणा हो जाएगा √6। ये इसका आंसर है √6। इस तरीके से हल करना था। पटवार प्री एग्जाम 2015 के पेपर में ये प्रश्न आया। अब कोई ऐसे मत कहना कि सर आपने हार्ड पढ़ाए हैं कि प्रश्न बहुत हाई लेवल के हैं, नहीं, ये सारे प्रश्न पटवार के एग्जाम में भी आए हैं, तो बाकी हाई लेवल के एग्जाम तो ऊपर है, उनमें तो आना ही है। तो ये बहुत हार्ड प्रश्न था, लेकिन प्रश्न किसका, सरलीकरण का, कैलकुलेशन का प्रश्न है और पटवार प्री एग्जाम में आया भी है। तो इस तरह के प्रश्न हल करने भी आने चाहिए। किस तरीके से ये कैलकुलेशन की है, जोड़ बाकी गुणा भाग किया इसमें, लसब लेके जोड़ बाकी गुणा भाग और एक a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र, बस ये कैलकुलेशन थी। अब समस्या ये आ रही कैलकुलेशन कहां से शुरू करके कहां खत्म की गई है, तो इस प्रश्न को एक बार वापस समझ लेते हैं पूरा ही। सबसे पहले ये √x, अब आपको √x ज्ञात करने के लिए ये x है और इसका वर्गमूल करना है। ये x का वर्गमूल हो गया 2 प्लस √3 का वर्गमूल। 2 प्लस √3 का जब वर्गमूल करेंगे तब ये समस्या आती है कि इस संख्या का वर्गमूल कैसे करें। इसके लिए टुकड़े करने थे, 2 का टुकड़ा 1/2 और 3/2। 1/2 और 3/2, आधा 100 कितना होता है 2 होता है, बिल्कुल 2 होता है, ये 2 है और ये साथ में √3 है। अब इसको और इसको a² और b² बनाओ और इसको 2ab बनाओ, तभी सूत्र बनेगा। वर्गमूल करना ही पड़ेगा, वर्गमूल है, वर्गमूल होगा, इसलिए ये a² ये b² ये 2ab। तो a² कैसे बनाएंगे, 1/2 और इसको स्क्वायर में लिखेंगे, 1/2 के ऊपर रूट लेके स्क्वायर लिख दो, 1/2 रूट में फिर स्क्वायर करेंगे, मतलब 1/2 ये ऐसे ही इसके ऊपर रूट लिख के स्क्वायर कर दो और इसके साथ में 2ab लिख दो। रहना √3 चाहिए, तो ये 2 ये a ये b, ये संख्या √2 से √2 कट जाएगा, मतलब √3 बचेगा, √3 बचना चाहिए, मतलब सही है। ये a² b² 2ab है, जिसको आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये बचा। इसमें भी लसब लिया √3, 1 प्लस √3 या x का मान, √x का मान। अब ये √x प्लस 1/√x, अब 1 में जब √x का भाग देंगे तो इसको उल्टा लिख लो, ये इसको उल्टा लिख लिया, ये पहले √x और ये 1/√x, फिर इन दोनों का लसब √2 और ये साथ में गुणा में, ये क्रॉस गुणा हो जाएंगे ऐसे, √2 का √2 से गुणा 2 और इसका इससे गुणा होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर a² b² 2ab, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और साथ में 2 गुणा √3 और साथ में ये 2, 2 3 5 1 6, ये 6 2 √3 बटे में ये है ही, फिर इसमें से कॉमन लिया गया 2 √3 कॉमन लेंगे, 6 में से बचेगा √3 और इसमें बचेगा 1, √3 1 ये कट गया, 2 √3 में √2 का भाग देना है, √2 का भाग 2 में जाएगा √2 बार और √2 का √3 से गुणा करेंगे तो √6 इसका उत्तर आएगा। इस तरीके से ये हल करना था, काफी हार्ड प्रश्न था। ये पटवार प्री का एग्जाम बहुत हार्ड पेपर ही था वैसे पूरा ही। नेक्स्ट, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 और उनके अंतर का वर्ग 36। दो संख्याएं मान लीजिए x और y, दो संख्याओं के वर्गों का योग मतलब x² प्लस y², वर्गों का योग 68, उनके अंतर का वर्ग अंतर x माइनस y,
अंतर का वर्ग बराबर 36, ये दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68 और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36, ये दिया वर्गों का योग और अंतर का वर्ग। वर्गों का योग, ये अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग एक्स माइनस वाई, ये अंतर और फिर इसका वर्ग। ये दो दे रखे और संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो इसी सूत्र को लिखना है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये एक फॉर्मूला होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab, ये माइनस 2ab। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर दिया हुआ 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ 68 और ये माइनस 2xy। माइनस 2xy का पक्षांतरण कर दो, उधर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 2xy। 68 में से इधर 36 घटा लीजिए, 68 माइनस 36। 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3। 2xy बराबर 32, xy बराबर 32 में 2 का भाग 16 बार। संख्याओं का गुणनफल xy, संख्याओं का गुणा पूछा है, संख्याओं का गुणा xy और xy का मान कितना जाएगा 16 जाएगा। ये फिर भी आसान है, कैलकुलेशन इसकी पिछले वाले की तुलना में सरल है। सबसे हार्ड प्रश्न था तो वो पहला ही प्रश्न था। ये होता है परीक्षा में, ऐसा कई बार होता है, पहला प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जो परीक्षक होता है वो पहले प्रश्न में इसलिए हार्ड देता है कि परीक्षा देने वाला बच्चा एक बार विचलित हो जाएगा, वो तो अभी को न पौने पेपर हार्ड है, इसलिए पहले प्रश्न में परीक्षक आपकी परीक्षा ले रहा होता है, इसलिए पहले प्रश्न में विचलित होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में 45 प्रश्न थे, ये पहला था उसके बाद 44 और थे कि पहले को छोड़ भी देते तो भी 44 प्रश्न और थे। तो पहले प्रश्न में ऐसा नहीं कि सारा खेल खत्म, पटवार प्री में ऐसा कईयों को हो गया था, पहले प्रश्न में ही वो प्रश्न देकर होश उड़ गए कि अब अपने बस की बात नहीं रही, ये गणित थोड़ी नहीं है, और कई लोग पेपर नहीं कर पाए थे। और वही पटवार एग्जाम प्री का जो 2015 हुआ था, 3 घंटे का पेपर मैंने खुद 1.5 घंटे में किया था, 1.5 घंटे में पूरा पेपर कर लिया था और उसमें मेरी 42 रैंक से सिलेक्शन भी हुआ था। तो प्री का पेपर जो था हार्ड था, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखते तो प्रश्न हो जाते, ऐसे इतना भी हार्ड नहीं था। चलो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। वर्गों का योग एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 68, एक्स माइनस वाई अंतर का वर्ग, अंतर एक्स माइनस वाई इसका वर्ग बराबर 36, इसका सूत्र लगा दिया गया। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये 36, ये 68, ये 2xy। 36 घटा लो 68 में से, 2xy उधर प्लस हो जाएंगे, 68 में से 36 गए 32, 2xy 32 xy के लिए 32 में 2 का भाग 16 बार। ये इस तरीके से हल करना। शुरुआत के 2-3 प्रश्न हार्ड है, बाकी सरल है बाद में। मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त करे और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। 36% लाना था, 24 ही लाया, मतलब कम हुए। कितने परसेंट कम नंबर आए? 36 की बजाय 24 आए, मतलब 12% की कमी हुई। और इस 12% का मान कितना है? 9 है। 12% से फेल हुआ और 9 अंकों से फेल हुआ। 12% नंबर कम आए, 9 नंबर कम आए, मतलब 12% का जो मान होगा वो 9 होगा। 1% का मान कितना होगा? 9/12 होगा। और 100% का मान कितना होगा? 100 से गुणा कर लो, 9/12 गुणा 100। उसके बाद संख्याएं काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, ये 3 बार, ये 4 बार, 4 इससे कट जाएगा पूरा पूरा। 25 बार, 25 का 3 से गुणा 75, 75 इसका पूर्णांक हो जाएगा। 100% का मतलब पूरा पूर्णांक, और पूर्णांक आपको पूछा गया है, और पूर्णांक कितने का हो जाएगा? 75 का हो जाएगा। ये सबसे आसान प्रश्न है, प्रतिशत का सरल सा प्रश्न है। 36% लाने थे, 24% लाया, 12% से फेल हो गया और 9 नंबरों से फेल हुआ। 12% का मान 9, 1% के लिए 12 का भाग, और 100% के लिए 100 से गुणा। एक एक नियम इसके हल कर लेंगे। 75 इसका आंसर आ जाएगा। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हुई। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी? इस तरह के प्रश्न में वृद्धि कमी के जब भी आते हैं, सबसे पहले की वृद्धि और कमी होती है पहले वाले मान पे। पहले कौन सा मान था जिसमें कमी और वृद्धि होगी? तो इसमें पहले 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या नहीं पता, ये x, इसमें वृद्धि होगी 5% की दर से वृद्धि होगी 105/100 पहले वर्ष।
फिर दूसरे वर्ष भी 105/100 और वृद्धि होके अब है 1,76,400। ये इस तरीके से हल करना है। x गुणा 105/100 गुणा 105/100। x 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, फिर इसमें वृद्धि हुई, वृद्धि होकर अब कितनी होगी है 1,76,400 होगी। इस तरीके से ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब वृद्धि या कमी का इस तरह का जो भी प्रश्न आता है तो वृद्धि और कमी पहले वाले मान में होगी। पहले वाला कौन सा है, वर्तमान, और 2 वर्ष पूर्व में पहले कौन सा है 2 वर्ष पूर्व, तो इसमें वृद्धि हुई और बराबर ये है, संख्या 5 से काट दीजिए, ये 21, ये 20, ये 21 और ये 20, 21 20 20 गुणा कर लीजिए, 1,76,400 गुणा 20 गुणा 20 400 गुणा में 21 गुणा 21 441 भाग 441 का भाग दे दो और 20 गुणा 20 400 का गुणा कर लो, 400 1600 1700, ये पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार। 400 का 400 से गुणा 4 गुणा 4 16 और 4 0, 1,60,000 वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी। इसका उत्तर आ जाएगा 1,60,000। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी 1,60,000 थी, वर्तमान में उसमें वृद्धि होगी और 1,76,400 होगी। आसान सही प्रश्न है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो कमी वृद्धि करनी है वो किस मान में करनी होती, जो पहले है उसमें वृद्धि करनी है। पहले कौन सा x, अब इसमें कितनी वृद्धि हुई 105%, फिर 2 वर्ष है तो 2 बार लिखा और बराबर अब कितना हो गया 1,76,400 हो गया। इस तरीके से कैलकुलेशन में है, संख्याएं काट दीजिए, उत्तर आ जाएगा 1,60,000। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जावे कि 15% का लाभ। एक घड़ी है 1440 रुपए में बेची, तब 10% की हानि हुई, 10% की हानि। अब इसको समझिए, 10% हानि का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 90%, क्योंकि क्रय मूल्य कितने परसेंट 100%, क्रय मूल्य होता है 100%, 10% हानि से बेची मतलब 90% में बेची, उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा 15% का लाभ हो। 15% लाभ का विक्रय मूल्य क्या होगा, 15% लाभ का विक्रय मूल्य, वस्तु कितने की है 100 की है, 15% लाभ मतलब कितने में बेचेगा 115%। 15% लाभ का मतलब कितने में बेचेगा 115% में, 10% हानि का मतलब कितने में 90% में। अब प्रश्न में जो 1440 रुपए दे रखे, ये 1440 रुपए में बेचा, जब हानि हुई थी मतलब 90% का मान दिया हुआ 1440, जो 90% है उसका मान दिया कितना 1440, ये 90% का मान बराबर 1440, 1% का मान 1440/90 और 100% का मान 115%, 15% लाभ का पूछा, 115% का मान 115 से गुणा कर लो, 1440/90 गुणा 115, 15% लाभ का मान पूछा गया है तो 115% का मान ज्ञात करना है। ये 0 काट दीजिए, 9 का भाग 144 में 16, 16 में 144, 115 का गुणा करना 16 से, 16 का 5 से गुणा, 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 एकम 16 8 24, हासिल 2, 16 एकम 16 2 18, 1840 रुपए में इसको बेचेगा। 15% के लाभ के लिए ये घड़ी कितने में बेचे जाएगी 1840 रुपए में बेचे जाएगी। तो आप प्रश्न देखते सीधे कि 10% हानि, 90% का मान दिया, 90 का भाग दो, 15% लाभ का पूछा, 115 से गुणा करो, बस एक लाइन में उत्तर आ जाता कि 1440, 90% का मान है, 115 का ज्ञात करना। एक एक नियम आता है, ये गुणा 0 काट के 9 का भाग 115 से 16 का गुणा, बस इतनी कैलकुलेशन। बहुत आसान प्रश्न है, जस्ट एक लाइन ये लिखने से आपका उत्तर आ जाता। प्रश्न समझना तो होगा, पहले आप प्रश्न को ढंग से पढ़ते, समझ में आ जाता कि 10% हानि, 90% का मान दिया है, 15% लाभ, 115 का पूछा, तो 90 का भाग दे के 115 से गुणा कर लो, 90 का भाग 115 से गुणा, ये समझने के लिए। बाकी लिखने में केवल आपको इतना ही लिखना है, भाग किसका देना, गुणा किससे करना, बस एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ये पूरा समझा हुआ है, बेसिक तरीके से पता है लाभ हानि क्या है, 90% 115% क्या है, तब होगा। ऐसा नहीं कि अपन प्रश्न पढ़ा ऐसे कर लेंगे, सीधा नहीं होगा।
पूरी बेसिक गणित आएगी, पूरा तरीके से प्रश्न हल करना आता है, तब आप उसको इस तरीके से लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, परंतु उसके तल में छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। टंकी पूरी भरी है तो वो छेद कितने घंटे में खाली हो जाएगी? तो वो छेद से कितने घंटे में खाली हो जाएगी? एक टंकी है, काम समय मजदूरी का प्रश्न है। एक टंकी को नल 16 घंटे में भर सकता है, मतलब उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 1/16। उसके बाद एक नल जो इसके छेद होने के कारण खाली कर रहा है, मतलब 1/x वाला जो खाली कर रहा है, खाली करने वाली कार्य क्षमता नहीं पता है, उसको 1/x लिख दिया कि वो x घंटों में खाली करेगा तो 1/x। और ये प्रभावी बराबर 24 घंटे में ये भर जाती, खाली करता उसके बावजूद, छेद होने के बावजूद भी टंकी तो भर रही है, मतलब उसकी कार्य क्षमता टोटल मिला के 1/24, 16 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन छेद होने की वजह से उसमें कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं, थोड़े से ज्यादा लगते हैं क्योंकि छेद से पानी वापस बाहर निकल जाता है। तो ये 1/16 माइनस जो खाली कर रहा है टंकी को, उसको घटा लीजिए भाई, जो खाली कर रहा है उसको घटा लीजिए, बराबर आखिर में कितने में भरेगी? 1/24 में। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 1/24 इधर ले आई, घटाइए, 1/16 माइनस 1/24 और बराबर 1/x। यहां से x का मान आ जाएगा 16 और 24 का लसब 48, 16 3 48 और 24 2 48, 3 माइनस 2 1/48, 1/48 बराबर 1/x, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 48 घंटे। जो नल खाली कर रहा है टंकी को, पूरी भरी हुई टंकी को 48 घंटों में क्या कर लेगा? खाली कर लेगा। पूरी भरी हुई टंकी है और 48 घंटों में वो उसको खाली कर लेगा, इसका आंसर 48 घंटे। थोड़ी सी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रखिए। अब प्रैक्टिस नहीं रखेंगे तब समस्या आती है कि अपन प्रैक्टिस करते ही नहीं है। अब यदि प्रैक्टिस करनी छोड़ दें तो ये पहाड़े भूल जाते। जैसे मैं दिन में एक ही क्लास लूंगा तो थोड़े दिनों से ये पहाड़े याद ही नहीं होंगे। रेगुलर 5-6 क्लास लेते हैं तो अपने आप वो पढ़ा वापस इसमें नहीं, अगली क्लास में कहीं न कहीं आता है। यदि आपके रिपीटेशन है, बीच में 10 दिन छोड़ देते हैं, पहाड़े भूल जाते हैं, पहाड़े भूल जाते हैं, गुणा भाग में टाइम लगता है। बड़ी समस्या यही आती है कि पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े याद कब रहेंगे? ऐसे याद करने से रहते नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में वो पहाड़ा आता रहेगा तो याद रहेगा। 10 दिन प्रैक्टिस छोड़ दी मतलब वो साफ हो गया, फिर आपको गुणा करना 16 में पहले 6 का करना पड़ेगा, फिर 1 का करना पड़ेगा, नहीं तो फिर याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस में लाइए, जितनी हो सके अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही अधिक याद होगा। ये आसानी प्रश्न है, काम समय मजदूरी का बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न, पाइप टंकी के जो आते हैं कार्य क्षमता के, उस तरीके से था। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपए। अब देखिए समझना है प्रश्न को, 420 रुपए चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज यदि पढ़ा होता है तो यह प्रश्न आता है कि चक्रवर्ती ब्याज 420 होता है, साधारण ब्याज 400 होता है। जनरली 400 साधारण ब्याज 2 वर्षों का होता है, 1 वर्ष का 200 होता है, 3 वर्ष का 600, इसका उत्तर 600 आ जाएगा। बस ये इस तरीके से याद हो जाता है जब पूरी गणित पढ़ी हुई। अब ये 10% की दर से है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 है। अब आप इससे मूलधन ज्ञात करेंगे, फिर साधारण ब्याज करेंगे, ये बड़ी समस्या आएगी। इसलिए कि 400 में से 200 पहले वर्ष का ब्याज, 200 दूसरे वर्ष का। आप ऑप्शन से एक बार ट्राई कर लेते कि 200 पहले का, 200 दूसरे का, और ये 200 पर 10% में एक वर्ष में यदि ब्याज 20 रुपये बिल्कुल आता है, 20 रुपये आएगा, तो ये चक्रवर्ती ब्याज 20 रुपये ज्यादा, मतलब 420 है। तो इसका जो चक्रवर्ती ब्याज हो रहा है वो 420 है, तो साधारण ब्याज इसका कितना है? 400। साधारण ब्याज 400 कितने वर्षों का है? 2 वर्षों का। 2 वर्षों का 400 है तो 3 वर्षों का कितना होगा? 1 वर्ष का 200, 2 वर्ष का 400, 3 वर्ष का कितना? 600। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा? 600 रुपये आएगा। तो ये इस तरीके से हल करना, मूलधन ज्ञात करके करने की जरूरत ही नहीं कि दर दे रखी है अपन मूलधन ज्ञात करें, कोई जरूरत नहीं है। 200 रुपए पर ब्याज लग रहा है, 20 रुपए ब्याज लग रहा है, मतलब 10% दर है, 10% दर है, 10% दर है, 200 पर 20 रुपए ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज का जो ब्याज है वो 20 रुपए है, बाकी मूलधन का 200 400, ये 20 ब्याज का ब्याज 420 आ रहा चक्रवर्ती ब्याज से, मतलब मूलधन ज्ञात करने की यहाँ जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो रहा है। साधारण ब्याज कितना होगा? 3 वर्षों का 600 रुपये होगा। नहीं तो फिर पूरा सूत्र लगा के हल करना होता, उतना करने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से सीधा भी कर सकते। कई प्रश्न सीधे ही करेंगे परीक्षा में, सारे ऐसे तरीकों से हल करेंगे तो फिर प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न आप कर नहीं पाएंगे। किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है और उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, संख्या क्या होगी?
घन के और वर्ग के मानों का अंतर 100, वर्ग और संख्या का अंतर 20। आप देख लीजिए 3 का घन वर्ग करेंगे 100 अंतर आना ही नहीं। 3 का घन 27 होता है, वर्ग 9 ही होता है। 5 का घन 125 वर्ग 25, बिल्कुल अंतर 100 आ गया। ये उत्तर आ गया, यही उत्तर है, यही प्रश्न था कि संख्या के घन और वर्ग का अंतर 100। संख्या 5 है, 5 का घन 125 वर्ग 25, अंतर कितना आ गया? 100 आ गया। फिर वर्ग और संख्या का अंतर, संख्या 5 वर्ग 25, 5 और 25 का अंतर भी कितना है? 20 है। मतलब इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, 5 होगा। कैलकुलेशन, इसमें किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है, आप सीधा इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 2-3 प्रश्न ऐसे भी हैं जो आप सीधी करने, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रश्न। एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसी समय में धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा का वेग क्या होगा? एक धारा की दिशा में, एक धारा की विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में होता है x प्लस वाई। x का मतलब है नाव, y का मतलब है नदी। नाव और नदी दोनों की चाल जोड़ते हैं धारा की दिशा में, और वो धारा की दिशा में चाल क्या है? और एक धारा की विपरीत दिशा है। धारा के विपरीत होता है x माइनस वाई, कि नाव में से नदी का वेग कम हो जाएगा। यदि नदी विपरीत दिशा में आ रही है तो वो नाव की गति को क्या करेगी? कम करेगी। इसलिए नाव में से नदी मतलब या धारा का वेग घटाएंगे। ये धारा के विपरीत दिशा में, ये धारा की दिशा में होता है। अब ये धारा की दिशा में गया 22 किलोमीटर, समय उतना ही 5 घंटे लगे। 22 में 5 का भाग 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में गया 12 घंटे, कितने 12 किलोमीटर और 5 घंटे में 12 में 5 का भाग 24, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है। ये x प्लस वाई का मान है, ये x माइनस वाई का मान है। अब आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया धारा का, धारा मतलब y का मान ज्ञात करना है। x प्लस वाई बराबर 4.4, x माइनस वाई बराबर 2.4। अब यदि समीकरण जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और x का मान आ जाएगा। अपने को किसका मान चाहिए? y का चाहिए। इसलिए समीकरण जोड़िए मत, घटा लीजिए। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों प्लस के हो गए, ये प्लस माइनस कट जाएंगे। ये दो प्लस के मतलब 2y, और ये 4.4 में से 2.4 घटेगा तो बचेगा 2, और y बराबर 2/2। 2 में 2 का भाग कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यदि नाव का वेग ज्ञात करना होता तो इसमें से जोड़ लेते दोनों को, तो y कट जाता 2x, 4 2 6.8, 6.8 में 2 का भाग देते 3.4, 3.4 हो जाता नाव का, और 1 हो गया धारा का। जोड़ेंगे तो 4.4 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2.4 हो जाए। ये 2.4 विपरीत दिशा में, ये धारा की दिशा में। धारा की दिशा में धारा और नाव दोनों जुड़ेंगे, धारा की विपरीत दिशा में नाव में से धारा का वेग घटेगा। इस तरीके से इसका उत्तर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। समान r त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ये r त्रिज्या है, r त्रिज्या के 4 वृत्त है। इन वृत्तों के बीच में ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये है कि ये एक वर्ग बनेगा, उस वर्ग में से 4 त्रिज्य खंड घटा लीजिए। एक वर्ग के क्षेत्रफल में से कितने? 4 त्रिज्य खंड। 4 त्रिज्य खंड मिलकर एक वृत्त बनता हमेशा। 4 त्रिज्य खंड बराबर एक वृत्त। 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लो या एक वृत्त का लो, कि एक जो त्रिज्य खंड होता है वो यहाँ पर 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसलिए 90 डिग्री के जो 4 त्रिज्य खंड होंगे वो चारों त्रिज्य खंड मिलकर कितना बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। जब वर्ग में हो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि त्रिज्य खंड 90 डिग्री का नहीं है तो 4 मिलकर नहीं होंगे। 90 डिग्री के 4 त्रिज्य खंड होते हैं, तो 90 90 का 4 करते हैं। यदि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 90 के 4 होते हैं तो कितना हो जाता? 360, और 360 का मतलब क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। तो 4 त्रिज्य खंड यहाँ पर 90 डिग्री के, तो चारों त्रिज्य खंड मिलके क्या बन जाएंगे? एक वृत्त बन जाएंगे। और ये वर्ग में से घटा लो,
छायांकित भाग मतलब जो वर्ग है उसमें से क्या घटाना है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कितने घटाने, 4 घटाने, 1 2 3 4 त्रिज्यखंड घटा लो पूरे वर्ग में से। तो वर्ग की भुजा होगी आर, आर त्रिज्या 2r, वर्ग की भुजा 2r और इसका स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का 4 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आर है आर स्क्वायर। ये इस तरीके से हल करना है। वर्ग का क्षेत्रफल 2r का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की भुजा ये r मिला के कितनी हो जाएगी 2r, वर्ग की भुजा है 2r, ये 2r का स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड जो थे 4, वो चारों त्रिज्याखंड मिलके एक वृत्त है और एक वृत्त यहाँ पर त्रिज्या कितनी है r है, तो ये पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया किसमें से, वर्ग में से, शेष क्या बच जाएगा, छायांकित भाग। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस ये 22/7 आर स्क्वायर, 7 का उधर 4 से 7 चौके 28 आर स्क्वायर माइनस 22 आर स्क्वायर बटे 7, 28 में से 22 गए 6 आर स्क्वायर बटे 7, इसका उत्तर 6 आर स्क्वायर बटे 7, ऑप्शन नंबर 3 ये इसका आंसर है, 6/7 आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ऊपर गुणा में था, बटे में ने ऐसे लिखी तब ऐसा आ गया, 6 आर स्क्वायर बटे 7 इसका आंसर होगा। देखिए 90 डिग्री के 4 त्रिज्यखंड मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर 4 त्रिज्यखंड थे, उस चारों को एक वृत्त लिख दिया। बाकी आप त्रिज्यखंड के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। और इसके 4 त्रिज्यखंड होंगे और 4 गुणा थीटा 90, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, 360 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा, सीधे सीधा वृत्त बचेगा और वृत्त आपने घटा लिया। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, आसानी है वैसे। अगला प्रश्न, 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया और उसके बाद 8 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य को सभी मिलकर पूरा कितने दिन में करेंगे। यह आसान सा प्रश्न है। 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में, ये 8 मजदूर गुणा 16 दिन में बराबर 1 काम। 8 मजदूर 16 दिन में बराबर 1 काम, ये बराबर 1 लिख दो। अब उसके बाद 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया कि 8 मजदूर कितने दिन काम करते हैं, 2 प्लस, और 8 मजदूर और आगे, उसके बाद में 8 मजदूर और आगे, 8 मजदूर पहले थे, 8 और मजदूर आएंगे, कितने हो जाएंगे, 16 मजदूर हो जाएंगे। और ये अब कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में, तो शेष कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो उसको लिख दिया x। 8 मजदूर 16 दिन में 1 काम, फिर 8 ने मिलकर 2 दिन काम किया, ये 8 मजदूर 2 दिन काम किया, और उसके बाद 8 मजदूर और आगे, 8 और आगे, 8 8 कितने हो गए, 16 मजदूर कितने दिन काम करेंगे, x, और बराबर कार्य पूरा हो जाएगा 1। इनको बराबर रखो, x का मान ज्ञात कर लो। 8 गुणा 16 बराबर 8 गुणा 2 प्लस 16 गुणा x, ये 16 गुणा x है, ये 16 गुणा x। 8 गुणा 2 उधर घटा लीजिए, 8 गुणा 16 में से 8 गुणा 2 घटाएंगे तो 8 गुणा 14 बचेगा। 8 गुणा 16 में से 8 का 2 गुणा घटा लेते हैं, तो 8 का कितने गुणा बचेगा, 14 गुणा बचेगा। तो ये 8 गुणा 14 बचेगा और बराबर ये है 16 गुणा x। तो x बराबर 16 का भाग दो 7 बार जाएगा, 8 गुणा 14 बटे 16, 16 8 से 2 बार, 2 14 से 7 बार, तो x बराबर कितना जाएगा, शेष कार्य 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। शेष कार्य को सभी मिलकर पूरा कितने दिनों में करेंगे, शेष कार्य को 7 दिनों में करेंगे। इस तरीके से ये करना है प्रश्न, आसानी है। 8 मजदूर 16 दिन, फिर 8 मजदूर 2 दिन, और फिर 16 मजदूर x दिन, और x का मान आ जाएगा। अब देखिए, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में और सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा। जब इस तरह का काम समय मजदूरी का प्रश्न आता है और यदि मजदूरी का बंटवारा करना,
तो मजदूरी का जो बंटवारा होता है वो हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में होता है। मजदूरी का बंटवारा, ये बात क्लियर याद कर लेना। मजदूरी का बंटवारा कार्य क्षमता के अनुपात में, मजदूरी का बंटवारा कार्य क्षमता के अनुपात में होता है। मतलब जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है उसको ज्यादा पैसे मिलेगा, जिसकी कार्य क्षमता कम है उसको कम पैसे मिलेंगे। मतलब जिसकी कार्य करने की गति ज्यादा है या देखो घणो लौटो है बिना पैया हल्ला मिलना है, सीधी सीधी बात। तो कार्य क्षमता, पहले की कार्य क्षमता 1/16, दूसरे की कार्य क्षमता 1/20 और तीसरे की कार्य क्षमता 1/24। ये इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात। कार्य क्षमता मतलब एक कार्य कितने दिनों में, एक कार्य 16 दिन में, एक कार्य 20 दिन में, एक कार्य 24 दिन में। तो अब इसमें सीधा सीधा देखते हैं कि जो कम दिनों में कार्य करता है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। 1/16 वाले की कार्य क्षमता सबसे ज्यादा है, ये 1/16 वाला, इसको मजदूरी सबसे ज्यादा मिलेगी। अब इसमें क्रम वैसे नहीं पूछा है, मजदूरी पूछी गई है। 16, 20 और 24 का आपको लसब लेना है। 16, 20 और 24 का लसब 16 × 48 480, 480 में 16 का भाग 16 × 48 30 बार, 20 का भाग 48 में 2 का भाग 24 बार और 24 का भाग ये 2 0 20 बार। ये लसब लेके हल करना होता है। यदि कोई भिन्न का अनुपात आ जाता है उसका लसब ले लीजिए, उसको साधारण अनुपात बदल दीजिए। लसब लेने के बाद लसब छोड़ दिया जाता है। ये अनुपात है 30:24:20। इसके बाद ये संख्याएं 2 से कट जाएगी, 2 से कटेगा 15, ये 12 और ये 10, 2 का भाग 15 12 10। अब आपको 777 रुपए की मजदूरी को 15:12:10 में बांटना है। अब इसके बाद में जिसका पूछा गया बी की मजदूरी, तो बी की मजदूरी बराबर बी का हिस्सा या बी का अनुपात 12 बटे में टोटल मजदूरी, इसलिए अनुपातों का योग 10 20 30 35 2 37 और गुणा 777, 777 37 2 74, 74 के बाद 3 37 एक बार 12 गुणा 21, तो 21 2 42 हासिल 4, 21 एकम 21 4 25, 252 रुपए इसकी मजदूरी होगी। ये 252 रुपए बी ऑप्शन में बी की मजदूरी, 252 रुपए बी की मजदूरी होगी। ए की मजदूरी पूछी होती तो 15/37 गुणा 777, सी की पूछी तो 10/37 गुणा 777, सी की हो जाती 210 और ये 15 से गुणा करना है, 15 का 21 से गुणा कर लीजिए। इस तरीके से ये हल करना आसान ही है प्रश्न, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मेन बात ये ध्यान रखनी है, जो मजदूरी का बंटवारा होता है वो हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में होता है। मजदूरी का बंटवारा कार्य क्षमता के अनुपात में। एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यह इस तरीके से एक वर्ग था, इसमें एक वृत्त बना दिया, ये जो छायांकित भाग है ये आपको ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा देखिए इस तरह के 4 छायांकित, वर्ग बिल्कुल ये बराबर बीच में आया है, वर्ग है बराबर बीच में आएगा, ये 4 छायांकित बने होंगे और चारों आपस में बराबर होंगे, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा, तो 1 में 4 का भाग दे दो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले वर्ग में से वृत्त घटा लो, वर्ग माइनस वृत्त बटे 4, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा के 4 का भाग दे दो तो चौथा हिस्सा आ जाएगा। 4 बराबर हिस्से होंगे, उनमें से एक पूछा है तो 4 का भाग दे दो, तो ये आंसर आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का बटे 4, तो वर्ग और वृत्त त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर है, वर्ग की भुजा हो जाएगी 2 मीटर, जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा होगी, व्यास ही वर्ग की भुजा होगी, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 2, तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर माइनस पाई त्रिज्या r का स्क्वायर और बटे में 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस पाई बटे 4, ये इसका उत्तर है। इस तरह से नहीं है, 4 का भाग दे दो, 4 में 4 का भाग एक बार, ये पाई बटे 4, 1 माइनस पाई बटे 4 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर है। 1 माइनस पाई बटे 4, वर्ग की भुजा हो जाएगी 2, 1 मीटर ये 1 मीटर ये 1 ने 1 2 मीटर, 2 गुणा 2 वर्ग का क्षेत्रफल 4 और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r का मान है 1, त्रिज्या 1 मीटर है, तो ये पाई गुणा 1 का स्क्वायर 1, ये
4 माइनस पाई बटे में 4, 4 का भाग 4 में एक बार, पाई में 4 का भाग पाई बटे 4, 1 माइनस पाई बटे 4 वर्ग मीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा जो एक भाग पूछा। टोटल ये 4 भागों का क्षेत्रफल वर्ग में से वृत्त घटा लेते, फिर 4 का भाग दिया, तब एक जो पूछा गया है ये एक छायांकित भाग था, इसका मान पूछा गया। ये आसान सा प्रश्न, केवल सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र है। और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए प्लस बी का, और बी स्क्वायर और बटे में ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये केवल सूत्र है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें ये दोनों संख्याएं एक जैसी कट गई, ए प्लस बी उत्तर आ जाएगा। ए प्लस बी इसमें जो उत्तर है वो उत्तर है। ये ए स्क्वायर, ये ए बी है। 0.69 को आप 2.3 इंटू 0.3 लिख सकते हैं। 23 या 69 दो संख्या छोड़ के पॉइंट वही है, ए बी है। ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये बी स्क्वायर। जब ए क्यूब बी क्यूब में इसका भाग देंगे तो ए प्लस बी इसका आंसर आएगा। ए प्लस बी, ए और बी का जोड़ 2.3 प्लस 0.3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.6। 2.6 इसका आंसर आ जाएगा। ए और बी का जोड़ पूछा गया, जहाँ ए का मान है 2.3, बी का मान है 0.3। 2.3 0.3 जोड़ेंगे तो 2.6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 तथा 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। यह आसानी प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए आपको 15, 18, 27, 35 का लसअप लेना है और उसमें 9 शेष है, उस मतलब 9 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। 15, 18, 27, 35 का एलसीएम प्लस 9, 9 शेष बचा ना, 9 ज़्यादा ले लीजिए, 9 शेष बच जाएगा। अब इन संख्याओं का लसअप लेना, लसअप में इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब देखिए लसअप लेने के दो तरीके रहते हैं। एक तो आप अभाज्य गुणनखंड करके लसअप ले सकते हैं सारी संख्याओं का। दूसरा ये कि इनमें से आप कॉमन संख्याएं पता करके, ये प्रश्न कॉमन संख्याओं का पता करने का, जैसे कि 18 और 27 में एक 9 तो आएगा ही, सॉरी 27, ये 27 होगा तब 27 का भाग जाएगा। 27 में 9 आ गया, 18 में 1 बच गया 2, 15 में 3 और 5 ये ले लो 5, 35 में 5 और 7 ये ले लो 7, 5 आ गया 35 का, ये 35 का भाग जा रहा है। 18 का 27 2 54 में 18 का भाग जा रहा है। 15 का 3 इसमें से ले लो 5, ये 5 3 15 में 15 का भाग जा रहा है। तो ये इसके जो जो गुणनखंड जरूरत है वो ले लीजिए, कि जैसे 27 के लिए अपने को 27 चाहिए, 3 बार चाहिए, ले लिया। उसके बाद 18 के लिए 3 2 बार आ गया, इसमें 1 बच गया 2, वो ले लीजिए। 15 में 3 1 आ गया, 5 लेना 5 ले लीजिए। 35 में 5 और 7 चाहिए, 5 आ गया 7 ले लीजिए। ये अब इनका गुणा कर लो, 5 गुणा 2 10 और 27 गुणा 7, 7 7 49 और 7 2 14 और 4 18, 1890। और ये 0 लगा लीजिए, ये 1890। 190 हो रहा था, 10 से गुणा करेंगे। 7 का 7 से गुणा 49, 9 हासिल 4, 7 2 14 4 1890। अब ये 1890 लसअप है और इसके साथ में कितना जोड़ना, 9, 1899, ये 1899 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार की संख्या जिनका भाग पूरा जाए, 9 शेष बचे, 9 शेष का मतलब 9 अधिक ले लीजिए, लसअप लेके 9 ज्यादा जोड़ दीजिए। तो ये लसअप इस तरीके से सीधा ले सकते हैं। बाकी अभाज्य गुणनखंड करके लसअप लेना आता सबको ही, इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि भाई अभाज्य गुणनखंड से लसअप नहीं आ रहा, कर सकते हैं। फिर भी नहीं कोई समस्या है तो मैं बता दूं कैसे हैं। 15, 18, 27, 35, सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 15 में जाता नहीं, 18 में 9, 27 और 35 इनमें 2 का भाग नहीं जाता। अब 3 का भाग 15 में 5, 9 में 3, 27 में 9, 35 में नहीं जाता। फिर 3 का भाग 5, 1, 3, 35, फिर 3 का भाग 5, 1, 1 और 35। अब देखिए 5 का भाग देंगे ना, उसके बाद में 7 का भाग देंगे, तो यही 3 3 3, ये 27, ये 5 2 10 और ये 7, 27 10 और 7, ये 27 10 और 7, 27 10 का 7 का गुणा 1890,
9 शेषफल वाला जोड़ लीजिए, 1899 इसका आंसर आ जाएगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। एक वर्ग है, उसकी भुजा में 50% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी? वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल 100 मान लीजिए, 50% वृद्धि करेंगे 150/100 ये लंबाई में और 150/100 ये चौड़ाई में। लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगी। वर्ग की भुजा में परिवर्तन का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, तो दोनों लेनी है। क्षेत्रफल 100 मान लिया, 50% वृद्धि 150/100, चौड़ाई में 50% 150/100। ये 2 जीरो काट दीजिए, 2 ये काट दीजिए, 15 × 15 225। 100 से बढ़ के 225 होने का मतलब 125% की हो गई वृद्धि। 100 माना प्रतिशत में ज्ञात करने की जरूरत नहीं रहती है। 100 से कितना हो गया? 125। ये 125% इसकी वृद्धि है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a + b + a × b/100, ये भी इसका एक सूत्र है। 50 × 50 100, 5 × 25, 100 × 25 कितने हो जाएंगे? 125%। इस तरीके से भी क्षेत्रफल वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। लंबाई चौड़ाई मानकर भी कर सकते हैं, ये सबसे आसान होता है। क्षेत्रफल मान लो, क्षेत्रफल मान लो, फिर लंबाई चौड़ाई में जो परिवर्तन हुआ उसके अनुसार क्षेत्रफल परिवर्तन होगा। लंबाई में वृद्धि लिख दो, चौड़ाई में वृद्धि लिख दो। यहाँ पर भुजा थी, लंबाई चौड़ाई दोनों एक ही है, दोनों में वृद्धि करनी, तो ये 50 150, ये 50 150, 225 हो गया। 100 से 225 होने का मतलब 125% की वृद्धि होगी। तो इस तरीके से यह हल करना था। हरि के पास, वैसे तो ये प्रश्न रीजनिंग का था, आ गया। चलो, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, उनके सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 140, उसके पास कितनी गायें? वैसे गणित का रीजनिंग का दोनों का ही कह सकते हैं, कैलकुलेशन का प्रश्न है। हरि के पास कुछ गायें कुछ मुर्गे हैं, उनके पैरों की संख्या 48 और सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है, उसके पास कितनी गाय? गाय मान लीजिए x, ये गाय x और क्या है? मुर्गे, ये मुर्गे y, इनकी संख्या मान लीजिए। गायों की संख्या x और मुर्गों की संख्या y। आप x 48 में से घटा के भी लिख सकते कि पैर सिरों की संख्या वो सिर बराबर ही होते हैं, एक सिर गाय का भी एक सिर मुर्गे का भी, मतलब 48 सिर का मतलब टोटल जो जंतु है वो कितने हैं? 48 है। टोटल 48 जंतु, इसमें से गाय x मान लेते हैं, मुर्गे कितने हो जाएंगे? 48 - x हो जाएगा। द्विघात समीकरण की जरूरत नहीं रहती है, सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण केवल एक समीकरण से हल हो जाता है। तो आप इसको संख्या 48 - x लिख दो। 48 सिर का मतलब क्या हुआ? 48 जीव जंतु है टोटल, 48 में से x गाय, शेष बचेगा वो मुर्गे, तो 48 - x ये मुर्गों की संख्या, ये गायों की संख्या। उसके बाद पैरों की संख्या दे रखी, तो गाय है x और पैर होते हैं 4। एक गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर, तो ये 4 × x + 48 - x मुर्गे, और एक मुर्गे के 2 पैर होते हैं, और ये टोटल मिला के पैर कितने बराबर? 140। 4 × x, x गायों की संख्या, एक गाय 4 पैर, x गाय x × 4 पैर, तो ये x × 4। अब मुर्गों के पैर कितने होते हैं? 2। 48 - x मुर्गे, 2 से गुणा कर दो और बराबर कितना लिखना है? 140 लिखना है। ये 4x + 48 का 2 से गुणा, 96 - 2x और बराबर 140। 4x में से 2x घटेंगे 2x, 140 में से 96 घटेंगे तो 44। x बराबर 44 में 2 का भाग कितनी बार? 22 बार। गायों की संख्या कितनी है? 22 है। इस तरीके से हल कर सकते हैं, x y मान के कर सकते हैं। कई रीजनिंग में सूत्र भी बताए होते हैं, सूत्र की जरूरत नहीं है, याद अलग अलग याद करने की एक सीमा हो जाती है, इसलिए याद वो करिए जिसकी ज़्यादा जरूरत हो, इसकी जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेशन से कर सकते हैं कि अपने गायों की संख्या मान ली x, 48 जंतु होंगे टोटल, तो ये दूसरा वाला 48 - x, पैरों की संख्या दे रखी है, इसको 4 से गुणा कर लो और इसको 2 से कर लो, इन दोनों को जोड़ दो और कुल पैर हो जाएंगे 140, और फिर x का मान ज्ञात करना। गायों के मुर्गों के कुल मिला के पैर 139 है, ये 139 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अगला, ये वापस वही प्रश्न आ गया।
आसान सा प्रश्न है, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया पटवार एग्जाम में, एक ही पेपर में। ए क्यूब बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका उत्तर क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। ये सूत्र है इसका, ए प्लस बी है। 0.4 और 0.6 जोड़ दो, 0.4 और 0.6 4 10 मतलब 1, ये इसका उत्तर 1। अब देखिए इतने सरल सरल प्रश्न आते हैं, प्रैक्टिस की हुई है तो आप इस प्रश्न को फटाक से कर सकते हैं। ए क्यूब बी क्यूब बटे में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी उत्तर आएगा, सीधा सीधा ये ए प्लस बी उत्तर, ए प्लस बी मतलब जोड़ दो, 0.4 और 0.6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आसान, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन का प्रश्न है। सरलीकरण मैंने ये पढ़ाया भी है। एक वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है, वह हवाई पट्टे से थीटा डिग्री कोण बना रहा है तथा साइन थीटा 12/13 है, तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी। इसमें त्रिकोणमिति भी सिलेबस में थी, पिछले बार पटवारी सिलेबस में, इस बार तो नहीं है, पिछले बार में थी। तो इस तरह का प्रश्न आया था, एक वायुयान है, हवाई अड्डा है, ये हवाई अड्डा है, वायुयान इधर कोई ऊपर उड़ रहा है, ये वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी होगी, ये दूरी 1170 दी हुई। उसके बाद हवाई पट्टी से थीटा डिग्री का कोण बनता है, ये हवाई पट्टी से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। साइन थीटा 12/13 है, तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी, ये वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी होगी। ये क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी का मतलब होता है धरातल से दो दूरी है। वायुयान यहां पर है, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको ही क्षैतिज दूरी कहेंगे। वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी का मतलब धरातल पर कौन सी दूरी आ रही, कितनी दूरी पर है, ये दूरी ज्ञात करनी है। अब ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये समकोण होगा, इसके सामने की भुजा ये कर्ण होगी, ये थीटा, इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, और ये इसका आधार। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय वाला जो होता है वो कर्ण के समकोण के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब और शेष भुजा बचेगी आधार। अब देखिए कौन सा ज्ञात करना, आधार दिया हुआ कौन सा है, कर्ण, और एक और ये दिया हुआ है साइन थीटा 12/13, साइन थीटा 12/13, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब और कर्ण दिया हुआ है, लंब 12 कर्ण 13 मतलब आधार 5 होगा, 5 12 13 का जोड़ा। पाइथागोरस तरीके याद होते हैं, सीधा सीधा पता कर सकते हैं कि लंब कर्ण दे रखा है 12 और 13, आधार कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनमें से क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, क्या पूछा गया, आधार पूछा है, कर्ण कितना है 13, ये 13 का मान दिया हुआ है, 13 का मान है 1170, एक का मान कितना हो जाएगा 1170/13, 13 9 17, ये हो जाएगा 90। अब पूछा है आधार, आधार कितना 5, 5 का मान कितना हो जाएगा 90 × 5, 5 9 45 ने 1 0 450। वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी 450 मीटर होगी, ये इसका आंसर। क्षैतिज दूरी, ये क्षैतिज दूरी, ये क्षैतिज दूरी जो ज्ञात करनी थी, इसको आधार, कोण के सामने की लंब, ये कर्ण, कर्ण 1170 दिया हुआ है और कर्ण है 13, 13 का मान 1170, 1 के लिए 13 का भाग और उसके बाद 5 के लिए 5 से गुणा, 13 का भाग इसमें 117 9 बार, 9 0 90 और 90 का 5 से गुणा 450, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हल करना था, आसानी है प्रश्न। तीन संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समाप्रत्यय 1260 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो संख्याएं जैसे 5x 7x और 9x, इनका जब लसब लेंगे 5 7 9 में कोई कॉमन नहीं है, तो ये 5 × 7 × 9 और इसके साथ में x कॉमन, ये x और बराबर 1260। लसब मतलब संख्या में कॉमन होता तो अलग देख लेते हैं, संख्या में कॉमन नहीं, 5 7 9 में किसी प्रकार से कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 अलग 7 अलग 9 बिल्कुल तीनों अलग अलग है, तो ये तीनों संख्याएं गुणा में आएगी, एक इनकी संख्या में कौन सी आएगा, x आएगा और बराबर लिखना 1260। तो x बराबर 1260 बटे में 5 × 7 × 9, 9 इसे काट दीजिए, 9 एकम 9, उसके बाद शेष बचेंगे 9 3 12 3 3 36, 9 चौक 36 139, ये है 70, 70 में 140 में 70 का भाग 35 का भाग 140 35 70 140 4 बार, x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
अब इनमें से बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या होगी 9 गुणा 4 बराबर 9 चौके 36। बड़ी संख्या क्या होगी? 9 चौके 36 होगी। x का मान 4 आया है, बड़ी संख्या 9x है, 9 चौके 36, ये 7 चौके 28, ये 5 चौके 20। इस प्रकार संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, बड़ी संख्या कौन सी होगी? 36 होगी। आसानी है। अगला प्रश्न आसान सा ही प्रश्न है। एक गोल पत्थरों के ढेर से 66 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी बनाई जा सकती है। एक ढेरी में पत्थरों की अधिकतम संख्या 7 हो तो कौन सा कथन गलत है? 66 बराबर ढेरियां बनेगी और एक ढेरी में पत्थरों की संख्या कितनी है? 7 है, मतलब 66 गुणा 7 ये टोटल पत्थर होंगे। अब कौन सा कथन गलत है? इस ढेर से 11 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जब 66 की बन सकती है तो 11 की बन सकती है, क्योंकि 11 का भाग 66 में पूरा पूरा जा रहा है, तो 11 से ढेरी बन सकती है। 3 का भाग 66 में पूरा पूरा जाएगा, 3 से भी ढेरी बन सकती है। 33 दू 66, 33 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। 26 का भाग इसमें नहीं जाएगा, मतलब ये कथन गलत है। 26 बराबर संख्या के पत्थरों की ढेरी नहीं बना सकते। आसान सा प्रश्न है, भाग देना है। 66 में 11 का भाग जा रहा है, बनेगा। 3 का भाग जाएगा, बनेगा। 33 का भाग जाएगा, बनेगा। कौन सी संख्या बच गई? 26। 26 का भाग नहीं जा रहा, मतलब 26 की ढेरी नहीं बनेगी। दो संख्या x और y के वर्गों का योग 85 है, उनका गुणनफल 42 है। यदि x बड़ा है y से तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? x और y के वर्गों का योग, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 85, उनका गुणनफल मतलब x गुणा y बराबर 42। x माइनस वाई पूछा है, ये x माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस सूत्र से हल करना, x माइनस वाई ज्ञात करना, x माइनस वाई यहाँ से आ जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 85 माइनस 2xy का मान 42। 42 गुणा 2 84, 85 में से 84 घटाएंगे 1, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर 1 का वर्गमूल भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x माइनस वाई का मान कितना होगा? 1 होगा। तो ये अंतर पूछा गया। तो इस सूत्र की, बीजगणितीय सूत्रों की बहुत जगह जरूरत रहती है कि मतलब जब अपन कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर, बी स्क्वायर, a क्यूब, बी क्यूब, सारे के सारे सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र याद होने चाहिए, उनकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये सारे कैलकुलेशन के प्रश्न है। आज की क्लास में अपन 22 प्रश्न हल करेंगे, बाकी के 23 प्रश्न अगली क्लास में हल करेंगे। टोटल इसमें 45 प्रश्न आए थे पटवार प्री एग्जाम में, बाकी के कल करेंगे। ये क्लास पटवार एग्जाम, ग्राम सेवक एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पटवार में फिर भी त्रिकोणमिति सिलेबस में नहीं, लेकिन ग्राम सेवक के सिलेबस में पूरी गणित है, तो ये सारे का सारा पूरा का पूरा सिलेबस में है और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से पढ़ने हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, ये सारे आपको यहाँ से पता चल जाएगा। कैसी कैसी कैलकुलेशन किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। और भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। एक बात और, कल 5 जून को गणित के सभी कोर्स पर आपको बहुत भारी छूट मिल रही है, जिसमें आप बिल्कुल 199 रुपये में रीट लेवल 2 249 रुपये में, पटवार 199 रुपये में, इस तरह से मिल रहे हैं। बहुत कम रेट में मिल रहे हैं। संपूर्ण गणित का कोर्स भी आपको 499 रुपये में मिल रहा है, तो बहुत कम रेट है। और यदि आपको किसी को कोर्स लेना हो, 400 नहीं 399, संपूर्ण गणित 399 मिल रही। इतनी सस्ती संपूर्ण गणित आपको कहीं ऑल इंडिया में नहीं मिलेगी, पूरी गणित। आज ही आप CCI का ऐप डाउनलोड करो और उसमें आपको कोर्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर में CCI BMR नाम से, और आपको वीडियो के नीचे लिंक में भी मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।